नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मुगल वंश को हमने शुरुआत कर दिया था और मुगल वंश में बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। और आज के इस वीडियो में हम हुमायूं के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 33 है बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते हैं। हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं बाबर का जो साम्राज्य था, ये मैप में आप देख सकते हैं, ये बाबर के द्वारा पूरा जीता गया साम्राज्य था। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु के बाद बाबर के मुख्य तौर पर 4 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था, तो गद्दी पर यही बैठता है। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। काबुल में इसका जन्म हुआ था बच्चों। इसकी माता का नाम माहम बेगम था। इसका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। जब बाबर की मृत्यु हुई थी उसके बाद इसका राज्याभिषेक हुआ 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में। इसका हुमायूं जो नाम था ना, और हुमायूं का मतलब होता है कि जैसे जो लकी पर्सन होता है, जो जिसका लक अच्छा होता है, तो इसका अर्थ ये है हुमायूं का। लेकिन इसके नाम के विपरीत इसके साथ काम हुए हैं। इसका लक बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। गिरते पड़ते इसका जीवन शुरू हुआ, गिरते पड़ते ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आप आगे चलकर पढ़ेंगे। एक इतिहासकार हुए हैं लेनपुल जिनका नाम है, उन्होंने अपनी किताब में हुमायूं के बारे में एक टिप्पणी की है। ये कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी जान चली जाती है बच्चों। क्योंकि आप जानते हैं कि वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर ही इसकी मृत्यु हुई थी। इसका जो मूल नाम था वो नासरुद्दीन मुहम्मद था। इसका मूल नाम नासरुद्दीन मुहम्मद था। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर की 4 औलादें थीं और सबसे बड़ा जो था हुमायूं था। फिर कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 3 और अन्य भाई थे। बाबर ने अपनी वसीयत में लिख रखा था, हुमायूं को भी ये बता रखा था कि बेटे, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो अपने भाइयों के साथ दगाबाजी मत करना, उनको भी साम्राज्य उनके में भी बांट देना, उनको भी कुछ कुछ साम्राज्य दे देना। और वैसा ही हुमायूं ने किया, अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। भले ही इसके भाइयों ने जीवन भर इसका साथ नहीं दिया, लेकिन ये अपने भाइयों के प्रति वफादार रहा बच्चों। ठीक है, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इनको भी साम्राज्य दे दिया गया था हुमायूं के द्वारा। अब शुरुआत करते हैं बच्चों। हुमायूं की का टैलेंट आप देखिए। जब 12 वर्ष की आयु का था, बाबर ने इसको बदखशा का सूबेदार बना दिया था। अफगानिस्तान में जगह पड़ती है, ये देख लीजिए बदखशा। बदखशा का सूबेदार हुआ करता था ये मात्र 12 वर्ष की आयु में। शुरुआत से ही टैलेंटेड था ये, और 12 वर्ष की आयु में इसको बदखशा का सूबेदार बनाया गया। मैं सीरियल वाइज चल रहा हूँ। उसके बाद जब बाबर की मृत्यु हो गई थी ना, तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को गद्दी पर बैठना था, लेकिन गद्दी पर बैठने से पहले ही जो मंत्री था, बाबर का ही मंत्री था, उसने हुमायूं के साथ दगाबाजी करने का प्रयास किया। उस मंत्री का नाम था निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा। इसने क्या किया, इसने षड्यंत्र रचा। इसने सोचा हुमायूं काबिल नहीं है, गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, इसकी जगह बाबर का जो बहनोई था, बाबर की जो बहन का जो हस्बैंड था, उसका जो जीजा था, मेहंदी ख्वाजा जिसका नाम था, इसको गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। ज्यों ही मोहम्मद खलीफा को पता लगा कि मेरी जान खतरे में, उसने ये ख्वाब छोड़ दिया। तो हुमायूं आगरा में गद्दी पर बैठा, राज्याभिषेक उसका होता है। अब राज्याभिषेक जब हो गया, गद्दी पर बैठ गया, तो नॉर्मल मज़ेदार इसके बाद इसके साथ ये घटना थी कि इसका जो ताज था, वो कहते हैं कि इसने कांटों का ताज पहना हुआ था। क्योंकि जब गद्दी पर बैठा ये ना, इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। तो कुछ प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में मैं हाईलाइट करता हूँ बातें। जैसे बाबर ने जो ये साम्राज्य भले ही इतना बड़ा जीत लिया था, लेकिन इस साम्राज्य को विस्तृत नहीं किया था, क्योंकि बाबर का पूरा जीवन लड़ाई करते करते ही बीत गया। कभी इधर लड़ाई कर रहा, कभी उधर लड़ाई कर रहा है। तो लड़ाई करते करते बीतने के कारण उसको समय नहीं मिल पाया कि अपने साम्राज्य को संगठित कर सके, वहाँ पर कोई एक सॉलिड रूल और रेगुलेशन बना सके कि वहाँ से टैक्स आता रहे या
कोई भी जो उपहार है वो वहाँ सूबेदार नियुक्त किया जाए, वो सूबेदार इसको उपहार भेजे या टैक्स भेजे, इस तरीके का कोई सिस्टम उसने नहीं लगा पाया था बाबर। तो बाबर के द्वारा ये इतना बड़ा साम्राज्य विस्तृत करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था हुमायूं के लिए। ठीक है। और इसके अलावा आप जानते हैं बाबर ने क्या किया था। इब्राहिम लोदी की हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत या लोदी वंश को समाप्त करके ही मुग़ल वंश की स्थापना की थी। और जो लोदी थे वो अफ़गानी थे ना, तो इससे पहले बाबर से पहले अफ़गानियों ने यहाँ रूल किया था। तो अभी भी अफ़गानी ही जनता के दिल में धड़क रहे थे। जो आसपास की जनता थी, जनता के दिलों में अभी भी अफ़गानों के प्रति ही सहानुभूति, उनके प्रति ही वफादारी थी। तो जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो जनता ने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया हुमायूं को कि हुमायूं को वो अपना सकें। ये भी बहुत कठिनाइयाँ हुई। इसके अलावा लोदी वंश में ही एक शासक था महमूद खां लोदी। महमूद खां लोदी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हुमायूं के लिए, क्योंकि बिहार वाले इलाके में ना ये अपने पांव पसार रहा था, अफ़गानियों को एकत्रित कर रहा था ताकि हुमायूं के प्रति उनको लड़ा सके, हुमायूं को यहाँ भगा सके। तो महमूद खां लोदी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो बिहार वाले इलाके में अपनी तैयारी कर रहा था। ठीक है। इसके अलावा शेर खां, ये भी एक अफ़गानी था। शेर खां वही है शेर शाह सूरी जो हुमायूं का साम्राज्य छीन लेगा और 15 वर्षों के लिए हुमायूं को भगा देगा। और उस 15 वर्षों के बीच में सूर वंश या शेर शाह सूरी के द्वारा जो वंश स्थापित किया गया वो आ गया था। ठीक है। तो शेर खां भी एक अफ़गानी था, वो भी बहुत बड़ा हुमायूं का दुश्मन था। हालांकि शेर खां बाबर के साथ काम कर चुका था, बाबर की सेना में काम कर चुका था पहले से ही ये बाबर के अधीन। इसके अलावा गुजरात में एक बहुत बड़ा शासक था उस समय, बहादुर शाह। बहादुर शाह ये भी बहुत बड़ा एक खटक था, एक टीस थी हुमायूं के लिए, क्योंकि इसने भी हुमायूं को बहुत परेशान किया। और बहादुर शाह अफ़गानियों का सपोर्ट करता था। हालांकि बहादुर शाह उन सब का सपोर्ट करता था जो हुमायूं को पसंद नहीं करते थे या मुग़लों को पसंद नहीं करते थे। तो बहादुर शाह ने हमेशा कठिनाइयाँ खड़ी की हुमायूं के लिए। और इसके अलावा धन का अभाव था। जैसे बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीता तो बहुत सारा धन आप जानते हैं आम जनता में बांट दिया, जनता को खुश करने के लिए। इसी कारण तो जनता ने बाबर को एक उपाधि दी थी कलंदर की। उसने अपना पूरा धन खर्च कर दिया था। और ऐसा भी नहीं था कि जो उसने साम्राज्य जीता उस साम्राज्य से उसको कोई प्रॉपर टैक्स मिल रहा हो, ये सब सिस्टम उसने लागू नहीं किया था। तो इस कारण से धन का अभाव था। धन का अभाव है तो बड़ी सेना नहीं रख पाएगा हुमायूं, ये भी उसके लिए कठिनाई है। तो ये शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हुई। और इसके अलावा भाई भी कठिनाई थे इसके लिए बच्चों। इसके जो भाई थे ना, 3 जो भाई थे, हिंदाल, अस्करी और कामरान, वो भी इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गए, क्योंकि उनमें इसने अपना साम्राज्य बांट दिया था। और ये इतिहासकार बताते हैं कि सबसे बड़ी भूल थी, हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी कि इसने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। और भाइयों ने पूरे जीवन भर कभी साथ नहीं दिया प्रॉपर इसका। ठीक है, भाइयों ने इसका कभी साथ नहीं दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कामरान को काबुल और कांधार वाला जो क्षेत्र है अफ़गानिस्तान में, ये दे दिया गया था। अस्करी को संभल वाला क्षेत्र दे दिया गया। हिंदाल को अलवर वाला क्षेत्र दे दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा इसने किस प्रकार किया, वो मैंने आपको बता दिया। कामरान काबुल और कंधार दे दिया, अस्करी को संभल वाला क्षेत्र दे दिया था, और इसके अलावा हिंदाल को अलवर वाला क्षेत्र दे दिया था। ठीक है बच्चों, अलवर तो आप जानते हैं राजस्थान, और ये अस्करी को दे दिया था यूपी वाला क्षेत्र दिया था। ठीक, चलिए, तो भाइयों ने हमेशा इसका बुरा चाहा, लेकिन इसने अपने भाइयों का कभी बुरा नहीं चाहा, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अब देखते हैं इतने बड़े जो चैलेंजेस थे उनका सामना करते हुए इसके जो जीवन में प्रमुख युद्ध लड़े हैं वो एक नज़र देख लेते हैं। तो सबकी लिस्ट में आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले इसने युद्ध लड़ा, कालिंजर पर इसने आक्रमण किया था 1531 ईस्वी में। पूरी डिटेल में बताऊँगा अभी मैं। फिर दोहरिया का युद्ध होता है बच्चों 1532 ईस्वी में। फिर चुनार का पहला घेरा 1532 ईस्वी में।
बहादुर शाह से संघर्ष इसका होता है 1535 से 36 ईस्वी तक। उसके बाद शेर खां से संघर्ष होता है। शेर खां से संघर्ष 1537 से 1540 तक होता है। इस बीच इसने शेर खां से दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध के बाद इसको भागना पड़ा, हुमायूं को भारत से भागना पड़ा, ठीक है। सिंध होते हुए इसको ईरान भागना पड़ा, तो ईरान चला गया। उसके बाद हुमायूं की वापसी होती है 1555 में। दो युद्ध लड़ता है, माछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। इन युद्धों के बाद दोबारा से हुमायूं ने मुग़ल सत्ता स्थापित कर दी थी भारत के अंदर। 1540 से 1555 का वो दौर था, इसमें मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो गया था पूरी तरीके से और सूरी डायनेस्टी आ गई थी। शेर शाह सूरी या शेर खां के द्वारा जो स्थापित डायनेस्टी थी वो स्थापित हो गई थी बच्चों। तो एक एक करके डिटेल में बताता हूँ, उससे पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी आप ले लीजिए। कालिंजर का जो आक्रमण हुआ था बच्चों 1531 में, इसमें हुमायूं और एक शासक थे प्रताप रुद्र, उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। और इसका परिणाम क्या था, संधि हुई थी दोनों के बीच में। दोहरिया का युद्ध, अभी आपको मैंने दोहरिया का युद्ध अभी मैंने आपको एक लोदी शासक के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो। उस लोदी शासक का नाम था महमूद लोदी। तो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में हुआ था, तो इसमें हुमायूं की जीत हो गई थी। चुनार का पहला घेरा, ये जो शेर खां है ना, शेर खां इस चुनार के किले में था, इसको घेर लिया था हुमायूं ने, लेकिन संधि दोनों के बीच में हो गई और छोड़ दिया शेर खां को इसने। और ये भी इसकी बड़ी भूल में एक भूल थी। इसके जीवन की जो बड़ी बड़ी भूलें थी ना, उनमें एक ये भी थी कि इसने चुनार का किला जो घेरा हुआ था, जिसमें शेर खां को घेरा हुआ था, उससे संधि कर ली और इसने चुनार के किले का जो घेराव है वो हटा दिया, जिससे शेर खां ने आगे चलकर तैयारी करके इसी को मात दे दी थी। उसके बाद बहादुर शाह से संघर्ष होता है, जिसमें बहादुर शाह 1537 में अपने आप ही मर जाता है। हालांकि पुर्तगालियों से जब संघर्ष होता है तो अरब सागर में डूबने से इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शेर खां से संघर्ष होता है। शेर खां का जो किला था चुनार का किला, इसको दोबारा से घेरता है और इसको अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद जो आपका हुमायूं था वो शेर खां का जो चुनार का किला जीतने के बाद चला जाता है बंगाल की ओर, बंगाल बिहार की ओर चला जाता है। लेकिन वापस आते समय उसका रास्ता रोक लेता है शेर खां और चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध होता है और जो हुमायूं है उसको भागना पड़ता है, ठीक है। ये सब आगे चलेंगे और एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालिंजर पर आक्रमण। तो कालिंजर पर आक्रमण देख लीजिए, कालिंजर का किला। कालिंजर ये बुंदेलखंड वाला जो साम्राज्य है ना, यहाँ पे था। उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश के बीच वाला जो क्षेत्र था ये था। तो यहाँ पे था कालिंजर का जो किला। यहाँ के जो शासक थे प्रताप रुद्र थे, प्रताप रुद्र। हुमायूं ने यहाँ पर आक्रमण करने का सबसे बड़ा जो रीज़न था, पहला रीज़न तो ये था कि जो ये प्रताप रुद्र था ये अफ़गानों का सपोर्ट कर रहा था। प्रताप रुद्र ने अफ़गानों का सपोर्ट किया। और दूसरे नंबर पर जो कालिंजर का किला था ना, ये जो कालिंजर का किला तस्वीर में देख रहे हैं, एक पहाड़ी की चोटी पर है और ये इतना महत्वपूर्ण है युद्ध की दृष्टि से। इस पर किसी का कब्जा हो जाए तो इसको जीतना नामुमकिन हो जाता है। कोई भी दुश्मन यहाँ पर आक्रमण करे तो जल्दी जीत नहीं पाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसी कारण से भी इसने हुमायूं ने प्रताप रुद्र पर आक्रमण किया। और जब प्रताप रुद्र पर आक्रमण किया ना, युद्ध हो ही रहा था कि दो कठिनाइयाँ हुमायूं के पास आई। पहली तो कामरान, जिसको कांधार और काबुल वाला जो क्षेत्र दिया गया था हुमायूं के द्वारा, उसने क्या किया, देखा कि बुंदेलखंड गया हुआ है हुमायूं, तो उसने पंजाब वाले इलाके पर अपना अधिकार कर लिया, कामरान ने, हुमायूं का भाई। और दूसरी तरफ जो महमूद लोदी था या जो महमूद खां लोदी था, इसने खुद को बिहार में स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। तो ये दो दिक्कतें आई, इसी कारण से हुमायूं को प्रताप रुद्र से संधि करनी पड़ी। और ये संधि करने के बाद ये दोबारा आगरा वापस चला गया हुमायूं। अब आगरा जाकर ये तैयारी करता है
महमूद लोदी से युद्ध लड़ने की, और कामरान को छोड़ देता है। कामरान को बोलता है कि ठीक है भैया, पंजाब वाला क्षेत्र आपने जीत लिया, आप ले लो। इसके अलावा एक दो क्षेत्र और दे देता है, कहता है भाई हो आप खुश रहो। तो मेन आगरा से ये ध्यान देता है किसकी तरफ, महमूद लोदी की तरफ। तो उसके बाद दोहरिया का युद्ध होने जा रहा है, महमूद लोदी के साथ ही होता है। तो कालिंजर से जब वापस आया तो अब उसने ध्यान दिया महमूद लोदी पर। महमूद लोदी से ये युद्ध होता है, और ये युद्ध जो होता है ना, इसी कारण से होता है क्योंकि आपको बताया मैंने कि जो अफ़गानी था, जो महमूद लोदी एक अफ़गानी था, उसने बिहार वाले क्षेत्र में अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद जो जौनपुर है, जौनपुर तक भी इसने अपना अधिकार कर लिया। तो ये बढ़ता ही जा रहा था। तो हुमायूं को लगा भैया अब युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। तो जौनपुर के पास गोमती नदी के किनारे एक जगह पड़ती है दोहरिया, उस जगह के पास इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की जीत हो जाती है। हुमायूं की जीत हो जाती है इस दोहरिया के युद्ध में। तो ये सभी युद्ध आप याद रखिए, और इसमें क्या परिणाम है वो भी याद रखिए। तो बताया आपको मैंने कि महमूद लोदी बिहार के बाद, बिहार का क्षेत्र जीतने के बाद जौनपुर की ओर बढ़ता है, और जौनपुर में हुमायूं ने अपना एक सूबेदार नियुक्त किया हुआ था, बरलास जिसका नाम था, उसको भगा दिया जाता है महमूद लोदी के द्वारा। इसी कारण से हुमायूं ने आक्रमण किया था। इसमें हुमायूं की जीत हो जाती है, हुमायूं की जीत हो जाती है। ठीक, उसके बाद जीतने के बाद हुमायूं दोबारा से आगरा वापस चला जाता है, और इसके बाद उसका युद्ध होता है चुनार के किले में। चुनार के किले में वो आक्रमण करता है। ठीक है, और चुनार का किला इतना ज़्यादा फेमस था कि इसे पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता था। ये बनारस के पास है, चुनार का किला देख लीजिए, और ये जो पूर्व भाग है जिसमें बिहार बंगाल वाला इलाका आता है, इस पूर्वी भाग का एक द्वार कहा जाता है, गेट कहा जाता है। अगर आपको पूर्वी भाग में एंटर करना है, चुनार का किला आपके अधीन आ गया, तो आप अंदर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से चुनार का पहला घेरा इसने किया 1532 ईस्वी में। और इस चुनार का जो किला था ये किसके अधीन था उस समय, शेर खां के अधीन था। तो शेर खां के अधीन था, इसने चुनार को पूरी तरीके से घेर लिया, और जो अंदर अन्न जा रहा था, बाहर से अनाज जा रहा था, उस पर भी रोक लगा दी। तो शेर खां की खटिया खड़ी हो गई थी। ठीक है, लेकिन दिक्कत हुई जब हुमायूं ने इस चुनार का किला पर घेरा हुआ था, उधर बहादुर शाह ने परेशान करना शुरू कर दिया। बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, उसने राजस्थान के कुछ इलाके जो राजपूतों के थे और कुछ जो मुग़लों वाले इलाके थे उन पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया, अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। और उसने एक जो है ना एक तोपखाना भी स्थापित कर लिया। तो इसी कारण से हुमायूं को जल्दी से जल्दी संधि करनी पड़ी, शेर खां से संधि करनी पड़ी। तो शेर खां से संधि हुई, और शेर खां ने क्या किया, अपने बेटे कुतुब खां के नेतृत्व में एक सेना हुमायूं की सेवा में भेज दी, और जिससे हुमायूं सहमत हो गया और उसने इस घेरे को तोड़ दिया। इसका घेरा उसने हटा दिया और चला गया आगरा, और उसके बाद बहादुर शाह से लड़ने की योजना बनाने लग गया। और जो चुनार का किला जो घेरा हुआ था पहली बार, ये जो घेरा इसने तोड़ा, वही इसकी बहुत बड़ी भूल कहलाती है इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, बहुत बड़ी भूलों में ये भी आता है। जैसे अपने भाइयों में इसने साम्राज्य बांट दिया था, वैसे ही ये भी एक भूल में आता है। उसके बाद बच्चों बहादुर शाह से संघर्ष 1535 से 1536 तक चला। गुजरात का शासक था बहादुर शाह, लेकिन आपको बताया मैंने कि जब चुनार पर घेरा डाला हुआ था हुमायूं ने, तो उसका फ़ायदा उठाकर बहादुर शाह ने क्या किया कि मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, अपनी शक्ति उसने बढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी शक्ति उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक ईरानी था, एक ईरानी तोपची था जिसका नाम था रूमी खां, उसकी सहायता से एक तोपखाना भी स्थापित कर लिया। तो हुमायूं भयभीत हो गया कि भैया कहीं ये मेरा साम्राज्य ना ले डूबे। इसी कारण से बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण करने का फैसला ले लिया हुमायूं ने।
जब हुमायूं निकला बहादुर शाह पर आक्रमण करने के लिए, उस समय जो हुमायूं था वो चित्तौड़, देख रहे हैं चित्तौड़गढ़, इस चित्तौड़गढ़ पर व्यस्त था। चित्तौड़गढ़ में उसने घेरा डाला हुआ था। और चित्तौड़गढ़ की उस समय जो राजमाता थी उनका नाम था कर्णावती। इनको जब ये खबर मिली कि हुमायूं बहादुर शाह पर आक्रमण करने के लिए आ रहा, तो इन्होंने सोचा कि बहादुर शाह पर आक्रमण करने के लिए हुमायूं आ रहा और क्या पता मेरी भी मदद कर दे। इसी कारण से इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं ने कोई जवाब नहीं दिया। और 1535 तक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और उसी दौरान हमला हो गया हुमायूं का। और हुमायूं का जब हमला हुआ तो बहादुर शाह की जो सेना है उसको हार का सामना करना पड़ा और बहादुर शाह को भागना पड़ा। वो भागकर मध्य प्रदेश में एक इलाका है मांडव जिसे कहते हैं, ठीक है, या मांडू भी कहते हैं, तो इस मांडू वाले इलाके में उसको भागकर आना पड़ा। लेकिन हुमायूं ने इसका पीछा यहाँ तक भी किया। इसके बाद इसको मांडू से भागकर दीव चला गया, जो आज जानते हैं दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है ना, वैसे ही वो जो क्षेत्र है दीव, वो दीव चला गया। चंपानेर होते हुए वो दीव चला गया। और गुजरात का जो साम्राज्य है वो किसके अधीन आ गया? हुमायूं के अधीन आ गया। गुजरात का कुछ क्षेत्र हुमायूं ने अपने भाई को दे दिया, अस्करी को सौंप दिया और बोला आप इसको संभालो। और ये खुद चला गया कहाँ? मांडू चला गया, खुद वापस चला गया, मांडू चला गया। मांडू के किले में ये रह रहा था। लेकिन जो आपका बहादुर शाह था उसको फिर से सफलता मिल गई, उसने अस्करी से दोबारा से अपना साम्राज्य छीन लिया। लेकिन ज़्यादा दिन तक वो भोग नहीं पाया, क्योंकि 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ युद्ध हुआ और समुद्र में डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। पुर्तगालियों के साथ संघर्ष होने के बाद वो समुद्र में डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह की। तो बहादुर शाह की ये कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, ये संघर्ष आपने देख लिया। तो बहादुर शाह से जब संघर्ष समाप्त हुआ उसके बाद शेर खां से संघर्ष पढ़ते हैं बच्चों। 1537 से 1540 तक ये संघर्ष चलता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि 1537 में चुनार का जो किला था उस पर दोबारा दूसरा घेरा डाला जाता है हुमायूं के द्वारा। और यहाँ पर इस समय जो शेर खां था उसके बेटे का शासन था। तो इस किले को तो जीत लिया हुमायूं ने 1537 में। उसके बाद ये आगे की ओर चला गया, आगे की ओर चला गया, बंगाल की ओर बढ़ गया। चुनार जीतने के बाद ये हुमायूं जो है ये बंगाल की ओर बढ़ गया। बंगाल की ओर जब बढ़ा है तो इसको बहुत प्रॉब्लम इसके साथ क्रिएट ये हुआ कि बंगाल में जब ये पहुंचा और इधर आपका आप जान रहे हैं कि आगरा है और रास्ते में घेरा डाल लिया है किसने? रास्ते को रोक लिया है शेर खां ने। शेर खां ने रास्ते को रोक लिया है, क्योंकि बंगाल जीतने के बाद जो हुमायूं था वो निश्चिंत हो गया, पूरा निश्चिंत हो गया, पार्टी वार्टी कर रहा है। लेकिन शेर खां तैयारी कर रहा है, शेर खां तैयारी कर रहा है। इसने रास्ते में बंगाल का बंगाल से आगरा जाने वाला जो रास्ता था उसको पूरा घेरा डाला हुआ है। जब हुमायूं वापस जाता है, जब हुमायूं वापस जाता है आगरा की ओर, तो रास्ते में बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है चौसा, वहाँ पर सामना होता है शेर खां से। तो उस युद्ध को कहते हैं चौसा का युद्ध। 1539 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। बिहार में एक नदी है कर्मनाशा, उस नदी के किनारे ये युद्ध होता है। तो इस युद्ध में जो जीत हो गई थी शेर खां की हो गई थी। हुमायूं यहाँ से हारने के बाद चला गया आगरा। लेकिन आपको मालूम है जो शेर खां था ये हुमायूं का पीछा करते हुए आगरा की ओर रवाना हो गया। और इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने अपने आप को सुल्तान बना लिया था। उसने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की थी बच्चों। ठीक है, उसके बाद कन्नौज में दोबारा से सामना होता है, क्योंकि पीछा कर रहा था शेर खां और दोबारा से लड़ना पड़ता है हुमायूं और शेर खां को, और दोनों के बीच में कन्नौज या बिलग्राम जो जगह है वहाँ पर युद्ध होता है 1540 में। इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हो जाती है, शेरशाह जीत जाता है
और इसके बाद हुमायूं को भागना ही पड़ता है। हुमायूं सिंध होते हुए ईरान चला जाता है और रास्ते में उसने हिंदाल, जो हुमायूं का भाई था, हिंदाल का एक गुरु था जिसका नाम था मीर अली अकबर, इसकी पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम, इससे शादी की और इसी से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो अकबर कहलाता है। इसके बाद हुमायूं के बाद अकबर के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, इसमें हुमायूं को खदेड़ दिया जाता है और मुग़ल साम्राज्य कुछ वर्षों के लिए समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हुमायूं की वापसी होती है, 2 युद्ध लड़ता है ये। हालांकि जब सूरी वंश आप पढ़ेंगे ना, शेर शाह सूरी के बारे में आगे, तो उसमें ये आएगा, सूरी वंश, सूरी डायनेस्टी के बारे में ये आएगा अच्छे से। तो माछीवाड़ा लुधियाना के पास है, पंजाब में लुधियाना के पास माछीवाड़ा है। यहाँ पर एक युद्ध लड़ता है 1555 में, इसमें जीत जाता है, अफ़गानों को हराता है। उसके बाद फिर सरहिंद, थोड़ी दूर जाकर सरहिंद का युद्ध होता है, यहाँ भी अफ़गानी हार जाते हैं और अफ़गानी साम्राज्य समाप्त हो जाता है। जो सूरी वंश था, एक अफ़गानी साम्राज्य था ना, ये समाप्त हो जाता है और दोबारा से हुमायूं ने यहाँ पर सत्ता स्थापित कर ली, लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाया। जस्ट कुछ महीनों बाद वो दीन पनाह, दिल्ली में एक भवन था दीन पनाह भवन, उसकी सीढ़ियों से, वहाँ पे जो लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हुमायूं नामा इसकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, बाबर की बेटी, इसके द्वारा लिखी गई है हुमायूं नामा। ठीक, ये है दीन पनाह भवन। तो हुमायूं के बारे में इतनी जानकारी आपको चाहिए बच्चों। इसके बाद अब शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं और पूरे सूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तब आपको माछीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध और अच्छे समझ में आएगा कि किस तरीके से हुमायूं वापस आया, वापस आके क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे लड़ाई लड़ी उसने, कैसे साम्राज्य अपना वापस पाया, वो डिटेल में आप देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको जीएस के कंप्लीट क्लास नोट्स चाहिए तो श्री एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके क्लास नोट्स मिल जाएंगे। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास या संपूर्ण भारत का इतिहास के अगर क्लास नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, आप ले लीजिए। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि इतनी बारीकी से बनाए गए हैं और कोई भी किताबी भाषा नहीं है, सरल से सरल लैंग्वेज में बनाया गया है। आप एक बार नोट्स पढ़ के ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, आप क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, इसके अलावा जीएस का कंप्लीट जो फाउंडेशन कोर्स है वो भी अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।